शेयर्स क्या होते हैं? एक कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशन के कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। तो शेयर्स क्या है? शेयर कैपिटल होती है कंपनी के पास, मतलब जो भी पैसा उसने अपने बिजनेस को रन करने के लिए लगाया उसको हमने क्या बोला? शेयर कैपिटल बोला। और ये जो कैपिटल होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड इनटू different parts of small denomination. तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसी को ही क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक इजी एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक किसी भी कंपनी के पास 50 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल है विच इज डिवाइडेड इनटू 5 लाख यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी के पास 50 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल है जिससे कि 5 लाख यूनिट्स 10 रुपीज की एक यूनिट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो हम बात करें कि कंपनी में कितने शेयर हैं, तो ये जो 5 लाख यूनिट्स या 5 लाख पार्ट्स उसने बना दिए हैं अपनी पूरी कैपिटल के, यही क्या होते हैं? हमारे शेयर होते हैं। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 5 लाख शेयर्स। यही 5 लाख यूनिट्स क्या बन गई? 5 लाख शेयर्स बन गई। ठीक है, इजी सी चीज थी, ये तो समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं शेयर्स के नेचर की। शेयर्स जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स दैट कैन बी मूव्ड। तो ये जो हमारे शेयर्स होते हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और इसे हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास शेयर्स के नेचर में क्या आता है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड इन शेयर्स को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड चीज, ये जो शेयर्स होते हैं उसे हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर शेयर्स को गुड्स भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, पहली चीज मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, दूसरी बात कि इसे ट्रांसफर किया जा सकता है एंड थर्ड थिंग कि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। तो कोई भी चीज जब गुड्स के रूप में हमारे पास होती है तो इसका मतलब है कि गुड्स जो होगा, जैसे कि क्लॉथ है, क्लॉथ क्या होता है? गुड्स होता है। तो गुड्स को हम सेल कर सकते हैं, हम उसको परचेज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो शेयर्स हैं इनको परचेज किया जा सकता है, इनको सेल भी किया जा सकता है, इनको हाइपोथेटिकेट भी किया जा सकता है। हाइपोथेटिकेट का मतलब क्या होता है कि आप इसे प्लेज पे दे सकते हो। तो आप इसका सिंपल वर्ड भी यहाँ यूज कर सकते हो, दैट इज प्लेज। प्लेज का मतलब होता है पट्टे पे देना किसी भी चीज को थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, मतलब इसको आपने किसी के पास रखा और बदले में आपने क्या किया? वहां से मनी ले ली अपने यूज के लिए। जब आपके पास मनी आ जाए तो आप क्या करोगे? वो मनी उस पर्टिकुलर पर्सन को वापस दे दोगे जिससे आपने उधार ली थी और आप अपने शेयर उससे रिकवर कर लोगे। साथ ही साथ ये जो शेयर्स होते हैं, जैसे आप लोग देखते हो ना कि आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर एक वसीयतनामा लिख देते हैं, मतलब कि मेरे जाने के बाद या फिर मेरी ये जो प्रॉपर्टी है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरे बच्चों के नाम कर दी जाएगी। इस तरीके से होता है ना नॉर्मल जो डेली रूटीन में अगर हम बात करें तो। वैसे ही शेयर्स के केस में होता है कि जो शेयर्स होते हैं उसकी भी वसीयत लिखी जा सकती है, मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टीज की तरह इसको भी वसीयत, इसका भी वसीयतनामा लिखा जा सकता है। तो ये था इसका नेचर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर की। टाइप्स ऑफ शेयर,
कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अंदर टाइप्स ऑफ शेयर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड द सेकेंड वन इज इक्विटी शेयर्स. तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. तो प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव फॉलोइंग राइट्स. मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें कुछ राइट्स दिए जाते हैं. तो इनके क्या क्या राइट होते हैं? फर्स्ट तो होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उन्हें डिविडेंड जो होगा एक फिक्स रेट से पे किया जाएगा बिफोर पेइंग एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे इनके पास राइट होता है, राइट टू रिसीव a fixed rate of dividend before any dividend paid to इक्विटी शेयर होल्डर. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले ही इन्हें राइट दिया जाता है कि ये प्रॉफिट में से अपने फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड को ले सकते हैं. सेकंड चीज जो इनका राइट होता है वो है राइट टू रिसीव शेयर कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर एनी कैपिटल इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट बी इनका जो राइट है वो क्या है? राइट टू रिसीव शेयर कैपिटल in case of winding up of company before any capital paid to equity share holder. तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो दो चीजें याद रखनी है वो क्या कि प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस देना, उनको प्रायोरिटी में रखना. तो प्रायोरिटी किस चीज पे मिलती है इनको? जब डिविडेंड की बात आती है, मतलब प्रॉफिट्स में से अप्रोप्रिएशन हम करते हैं डिविडेंड की फॉर्म में. तो यहाँ पे इन लोगों को, क्योंकि इनका एक फिक्स रेट होता है और उसी रेट से इनको डिविडेंड की पेमेंट की जाती है, और ये जो रेट फिक्स किया जाता है वो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है. तो इन लोगों को जो डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाने वाले डिविडेंड से पहले कर दी जाती है. एंड सेकेंड चीज, जब किसी कंपनी का वाइंड अप किया जा रहा होता है और उस कंडीशन में अगर उनके पास दोनों टाइप्स के शेयर हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर भी है और उनके पास इक्विटी शेयर्स भी हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि जो हमारे पास सरप्लस बचा हुआ है उसमें से सबसे पहले किसकी कैपिटल की पेमेंट की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट की जाएगी. और फिर अगर कोई अमाउंट बचता है तो हम किसको पे करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं. इसके अलावा ये तो थे हमारे मेन दो राइट्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में शेयर्स के प्रेफरेंस शेयर होने के लिए मैंडेटरी हैं. सेकंड, इसमें कुछ और भी राइट्स होते हैं जो इनके एडिशनल राइट्स के रूप में कंसीडर किए जाते हैं. कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है टू पार्टिसिपेट इन एक्सेस प्रॉफिट. मतलब एक फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करने के बाद और एक स्टिपुलेटेड रेट से इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट करने के बाद भी अगर कंपनी के पास सरप्लस या एक्सेस प्रॉफिट बचता है तो कभी कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि वो उस एक्सेस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ये क्या है? उनका एक एडिशनल राइट है. मतलब ये चीज मैंडेटरी नहीं है. कुछ कुछ कंपनीज होती है जो कि ऐसा कर सकती है. वैसे यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होता है कि हर एक कंपनी पार्टिसिपेशन दे. किसी का मन करे तो वो पार्टिसिपेशन दे सकती है, और अगर किसी के आर्टिकल्स उसे अलाउ नहीं करते हैं या फिर उसके जो प्रोविजंस उन्होंने बना रखे हैं वो उसे अलाउ नहीं करते, तो उस सिचुएशन में उन्हें इस पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. साथ ही साथ इन्हें एक और राइट मिलता है, राइट टू, मतलब एक फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करने के बाद और एक स्टिपुलेटेड रेट से इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट करने के बाद भी अगर कंपनी के पास सरप्लस या एक्सेस प्रॉफिट बचता है तो कभी कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि वो उस एक्सेस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ये क्या है? उनका एक एडिशनल राइट है. मतलब ये चीज मैंडेटरी नहीं है. कुछ कुछ कंपनीज होती है जो कि ऐसा कर सकती है. वैसे यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होता है कि हर एक कंपनी पार्टिसिपेशन दे. किसी का मन करे तो वो पार्टिसिपेशन दे सकती है, और अगर किसी के आर्टिकल्स उसे अलाउ नहीं करते हैं या फिर उसके जो प्रोविजंस उन्होंने बना रखे हैं वो उसे अलाउ नहीं करते, तो उस सिचुएशन में उन्हें इस पर्टिकुलर चीज को दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. साथ ही साथ इन्हें एक और राइट मिलता है,
receive premium on redemption। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होती है वो कंपनी के टेन्योर के अंदर ही एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जो भी उनका प्री स्पेसिफाइड टाइम होता है, उसके बाद रीपे कर दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं। तो जब हमने अपने शेयर्स को इशू किया होता है उसी टाइम पे हम अपने रिडम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशंस को भी डिफाइन कर देते हैं। अगर उनके इशू में इन टर्म्स को डिफाइन किया गया है कि शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा, तो उस सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होंगे वो एक राइट और एक्स्ट्रा गेन करेंगे, दैट इज राइट टू रिसीव प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो उन्हें प्रीमियम भी मिलेगा रिडम्पशन के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का शेयर है और इशू करते टाइम उन्होंने क्या किया, रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई कर दिया और वो कहते हैं कि रिडम्पशन जो होगा वो 5% प्रीमियम पे किया जाएगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू हमारी 100 है, 100 का 5% कितना बनेगा, 5 रुपीज़। तो प्रीमियम ऐड होकर टोटल वैल्यू जो उन लोगों को पे की जाएगी वो कितनी होगी, 105 होगी। तो यहाँ पे उसको बेनिफिट मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, तो ये भी क्या है, उसका एक राइट होता है, उसको एक प्रिविलेज दिया जा सकता है। तो ये थी बात हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की। बेसिकली इसका मीनिंग होता क्या है और उसको कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप्स होते हैं उसकी। अभी हम बात किसकी कर रहे थे, टाइप्स ऑफ शेयर्स की। शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर को भी फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आता है दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये चीज हम नाम से ही समझ सकते हैं। क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। इसलिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स द होल्डर ऑफ विच आर एंटाइटल्ड टू रिकवर द एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे जो हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये वो शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें एक राइट दिया जाता है कि अगर इनका प्रेफरेंस डिविडेंड किसी साल पे नहीं किया जाता और वो एरियर में हो जाता है, तो इन लोगों को सारा का सारा एरियर इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी भी डिविडेंड की पेमेंट किए जाने से पहले ही कर दिया जाता है। अब अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है, से वी हैव 1 लाख 8% प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर of rupees 100 each, on which no dividend paid for the year 2018 and 2019. And now in this example if I say we are running in year 2020, ठीक है, तो हमारा जो 2020 वाला ईयर है वो भी मार्च 2020 पे बुक्स क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारा 1 साल का डिविडेंड बन गया है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, प्रॉफिट्स क्योंकि पिछले सालों में तो इनसफिशिएंट बैलेंस था इसलिए इन लोगों को डिविडेंड की पेमेंट नहीं मिल पाई है। अगर अब आने वाले साल में या 2020 में हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स बच गया है तो सबसे पहले इन लोगों का एरियर जो होगा वो क्लियर किया जाएगा।
सबसे पहली बात कि डिविडेंड की रेट क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रेफरेंस शेयर के साथ जो उनकी डिविडेंड की रेट होती है वो पहले से ही स्पेसिफाई कर दी जाती है, और इस केस में हमारी रेट कितनी है, 8%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा कितने सालों का डिविडेंड का एरियर बकाया है। तो 2018 का, 2019 का एंड देन 2020 का, 3 सालों का हो गया। एक साल का 8%, दूसरे साल का भी 8% देना है और तीसरे साल का भी 8% देना है। तो टोटल कितना डिविडेंड पे किया जाना है इनको, 24%। तो जितना भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले इनके पूरे एरियर को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो उस पर इक्विटी शेयर्स का राइट होगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर को कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होगी, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव है, उनका जो भी एरियर बचता है वो सारा का सारा इकट्ठा होता रहता है कि जिन सालों में प्रॉफिट होगा उस साल में सबसे पहले इनके एरियर को खत्म किया जाएगा या इनके एरियर को रिमूव किया जाएगा, उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग्स की जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। सेकंड चीज, जो हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनके लिए एक चीज और भी होती है कि ये तो हो गया डिविडेंड के एरियर को खत्म करने से रिलेटेड बात। अगर किसी सेंस में 2 साल या उससे ऊपर तक हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का एरियर बकाया है तो उस सर्कमस्टेंस में सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग ये जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे इन्हें कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का और वोट देने का जो राइट होता है वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स उन पे 2 साल मतलब 2 ईयर से उन्हें कोई भी डिविडेंड नहीं मिला है तो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग उन लोगों को राइट मिल जाएगा कि वो कंपनीज की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो वोट्स भी दे सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब तक हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ भी अदरवाइज स्पेसिफाई ना किया जाए, मतलब ये बात ना बोली जाए कि ये नॉन क्यूमुलेटिव है, तब तक इन्हें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही डील किया जाएगा, चाहे उसके नाम के आगे उन्होंने क्यूमुलेटिव मेंशन किया हो, चाहे उन्होंने उसके नाम के आगे क्यूमुलेटिव मेंशन ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सिंपली क्या लिखा, 8% प्रेफरेंस शेयर, तो अब हम इसको क्या मानेंगे कि ये क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया कि ये नॉन क्यूमुलेटिव है, सिर्फ उस सर्कमस्टेंस में इन्हें नॉन क्यूमुलेटिव माना जाएगा, अदरवाइज ये क्या माने जाएंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही माने जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, वो है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि कुछ भी इकट्ठा नहीं होगा, मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें ईयरली बेसिस पे ही डिविडेंड की पेमेंट की जाती है, मींस दे गेट डिविडेंड at a prescribed rate or at a pre-fixed या pre-decided rate from the current year's profit या फ्रॉम द सेम फाइनेंशियल ईयर्स प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं किसी साल में कंपनी के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए, तो उस सर्कमस्टेंस में क्या होगा कि इन लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ ये लोग आने वाले जो सब्सिक्वेंट ईयर्स होते हैं उसमें अपने एरियर की डिमांड भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका नेचर है नॉन क्यूमुलेटिव, इनका जो डिविडेंड होता है उसका कोई भी एरियर बकाया नहीं रहता है, ना ही वो इकट्ठा होकर आगे इनको पे करने के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करता है किसी कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट ईयर के जो प्रॉफिट होते हैं उसमें से नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी। इन केस किसी स्पेसिफिक ईयर में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है या कम प्रॉफिट्स है, तो उस सर्कमस्टेंस में इन्हें उस साल में हो सकता है कि कोई भी डिविडेंड की पेमेंट ना की जाए। एंड नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इसी में कि अगर इनका एरियर भी 2 ईयर्स तक बकाया रह जाता है, मतलब 2 साल हो गए हैं और इन्हें किसी भी डिविडेंड की पेमेंट नहीं की जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो लोग हैं
इन लोगों को भी वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। मीन्स ये क्या कर सकते हैं, कंपनी के जो मीटिंग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें वो वोट भी दे सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। और इसका नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें अपना डिविडेंड मिलने के बाद और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी एक स्पेसिफिक रेट पे डिविडेंड की पेमेंट कर देने के बाद जो एक्सेस प्रॉफिट बचता है उसमें एक प्री डिफाइंड रेट से पार्टिसिपेशन का राइट दिया जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो है एक्सेस प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स, और सेकेंड चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सरप्लस अमाउंट at the time of winding up of company। तो अगर हम अपने फर्स्ट केस की बात करें तो हम मान के चलते हैं कि एक कंपनी के पास 1,08% प्रेफरेंस शेयर्स है, सॉरी ₹1,08% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। हमने यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई है कि एक शेयर कितने का है, हमने सिंपली ये बोला है कि शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज़ की है, और यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कितना है, 8% है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसका 8% निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इन्होंने हमें बोला कि हमारे पास 5 लाख रुपीज़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसका डिविडेंड रेट भी इन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया है 10%। ये हमेशा मैंडेटरी नहीं होता है कि आप इनके रेट्स को स्पेसिफाई करो, क्योंकि बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और उनकी जो डिविडेंड रेट होती है वो स्पेसिफाइड नहीं होती है। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी है जहाँ पे कंपनीज क्या कर सकती है, रेट को स्पेसिफाई कर सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने रेट को स्पेसिफाई कर दिया कितना, 10%, और बताया कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स है वो है 80,000 रुपीज के। ठीक है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स कितने हो गए, 80,000 के हो गए हैं। कंपनी के पास जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितने की है, 1 लाख रुपए की है। 8% इस पे क्या है, डिविडेंड की रेट है। तो डिविडेंड कितना बन गया इनका, 8,000 रुपीज। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की है, 10% क्या है इनका, डिविडेंड का रेट है। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना बन गया इनका, 50,000। अब टोटल अमाउंट कितना आया हमारे पास, 58,000, जो कि डिविडेंड के रूप में हमें पे करना है। पूरा प्रॉफिट कितना है, 80,000। 80,000 रुपीज का प्रॉफिट है, 58,000 हमें पे करना है। तो बच गया कितना प्रॉफिट, 22,000 का। अब मान लेते हैं कि कंपनी कहती है कि ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सेस प्रॉफिट आ गया। कंपनी कहती है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक्सेस प्रॉफिट में 10% पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। तो ये क्या कहती है, 10% पार्टिसिपेशन इन एक्सेस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, 22,000 का जो एक्सेस प्रॉफिट है, इसका 10% अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 2200। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दिया गया कि उन्हें जो 8,000 रुपीज डिविडेंड के रूप में मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ इन्हें एक्सेस प्रॉफिट में 10% और भी मिलेगा। तो इनका टोटल अमाउंट कितना बन गया, 8,000 प्लस 2200, दैट इज 10,200।
सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें वाइंडिंग अप की, तो मान लेते हैं कि कंपनी के पास पैसे हैं 10 लाख। जब उन्होंने अपनी सारी एसेट्स वगैरह को बेच दिया है, आउटसाइड की सारी लायबिलिटीज को क्लियर कर दिया, अब उनके पास सिर्फ दो टाइप के लोग बचते हैं, एक है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स और दूसरे हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 5 लाख की और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है 1 लाख की। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये 1 लाख रुपए पूरा कर सकते हैं। 10 लाख में से 1 लाख को इजीली दे सकते हैं, बच गया कितना 9 लाख। 9 लाख में से वो क्या करेंगे 5 लाख रुपीज जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किए जाने हैं पहले वो उसे पे कर देंगे। फिर हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा 4 लाख रुपीज। तो उस 4 लाख रुपीज में भी क्योंकि इन्हें एक्सेस में 10% पार्टिसिपेशन मिल रहा है, तो 4 लाख का 10% जो होगा वो और हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली जो इनको अमाउंट मिलेगा वो 1 लाख रुपीज जो इनके कैपिटल का था, प्लस में 40,000 रुपीज जो कि इनको एक्सेस अमाउंट के रूप में या फिर एक्सेस सरप्लस के रूप में रिसीव होगा इनके पार्टिसिपेशन की वजह से वो। तो इन्हें टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा 1,40,000। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें की इश्यू की टर्म्स के अकॉर्डिंग एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद रिडीम करना होता है, रीपे करना होता है। जैसे कि अगर मान लो कंपनी ने जब अपने शेयर्स को इशू किया था उस टाइम पे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि 10 ईयर्स के बाद इनको रिडीम किया जाएगा। तो 10 ईयर्स एक लिमिट है जिसके बाद उन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को उनके अमाउंट की रीपेमेंट कर दी जाएगी। तो ये क्या होते हैं हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उन पे हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं और रिडीम करने से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो पहले ही इशू के टाइम पे डिस्क्राइब कर दी जाती है। तो जब भी हम एक कंपनी की बात करते हैं एट प्रेजेंट, तो उस सिचुएशन में कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को ही इशू कर सकती है। और जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है वो है इनके पास 20 ईयर्स। मतलब कोई भी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करे तो वो 20 ईयर्स से ज़्यादा के लिए उन्हें अपने पास नहीं रख सकती है। मतलब 20 ईयर्स के अंदर अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स को रिडीम करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इसमें इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें की कंपनी के टेन्योर में कभी भी रीपे नहीं किया जाता। इन्हें रीपे कब किया जाएगा? जब कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। बट क्योंकि हमारे शेयर्स पे सेक्शन 55 के रूल अप्लाई होते हैं, तो इंडिया में कोई भी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का सिर्फ आपको मीनिंग देखना है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स इस तरीके के इशू कर रही है कि वो वाइंड अप के अलावा उसको किसी भी सर्कमस्टेंस में रीपे नहीं करेगी, तो उसे हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। और इंडिया में कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी रीपेमेंट डेट 20 ईयर्स के बाद की हो उसको इशू नहीं कर सकती। और इसके अलावा हमारे पास दो छोटे छोटे पॉइंट बचते हैं, उनमें से एक है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें राइट दिया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने आप को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इन लोगों के पास प्रिविलेज होता है कि ये अपने आप को प्रेफरेंस शेयर्स की बजाय एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एंड जो लास्ट टाइप है वो है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाता है कि वो एक टाइम के बाद खुद को इक्विटी में कन्वर्ट करवा ले।
मतलब वो क्या करेंगे, हमेशा ही प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में रहेंगे। तो ये है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आज के लिए इतना ही। बाकी का जो हमारा टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।